नमस्कार। क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप समझेंगे अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। ये MCQs आने वाले स्कूल एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आइए अब हम इनको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन में है विमाओं 49 सेंटीमीटर गुणा में 33 सेंटीमीटर गुणा में 24 सेंटीमीटर के घनाभ के आकार के लोहे के किसी ठोस टुकड़े को पिघलाकर एक ठोस गोले के रूप में ढाला जाता है। गोले की त्रिज्या है। अब हमें गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसको हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे, क्योंकि घनाभ के आकार के लोहे को पिघलाकर ठोस गोले के रूप में ढाला गया है, तो इसका अर्थ ये है कि घनाभ का आयतन और गोले का आयतन दोनों क्या हैं? बराबर हैं। हम घनाभ और गोले के आयतन को बराबर रखकर हम गोले की त्रिज्या ज्ञात करते हैं। तो गोले का आयतन बराबर है घनाभ का आयतन, क्योंकि घनाभ को पिघलाकर हमें ठोस गोला बनाना है, तो इसलिए इन दोनों के आयतन क्या है? बराबर हैं। हम गोले की त्रिज्या r मानते हैं, तो हमारे पास गोले के आयतन का जो सूत्र होता है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है, और घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई होता है, यानी L गुणा B गुणा H होता है। अब यहाँ पे हम L B H और पाई का मान रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 4/3 पाई का मान 22/7 और गुणा में r क्यूब बराबर लंबाई हमारे पास 49 सेंटीमीटर दी गई है और चौड़ाई हमारे पास 33 है और ऊंचाई यानी h का मान है वो 24 है। अब हम यहाँ से हल करते हैं। तो r क्यूब बराबर 49 गुणा में 33 गुणा में 24 बटे में हमारे पास 4 गुणा में 22 आ जाएगा, 4 गुणा में 22, और ये जो 3 और 7 हैं ये ऊपर चले जाएंगे, 3 गुणा में 7। अब हम इनको हल करते हैं। तो 4 से 24 को काटेंगे, 6 पे कट गया, और 11 दूने 22 और 11 तिये 33 कट गया, और 2 से हम 6 को काटेंगे तो ये 3 पे कट गया। तो अब हमारे पास ये आ गया 49 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 7, गुणा में हमारे पास 3 है। तो अब देखिए r क्यूब बराबर हमारे पास ये क्या है? 49 को हम 7 का स्क्वायर लिखेंगे, और एक 7 ये रहा, तो ये होगा 7 का क्यूब, गुणा में ये हमारे पास 3 गुणा में 3 गुणा में 3 है, तो ये क्या है? 3 का क्यूब है। तो ये हमारे पास आ गया 7 गुणा में 3 सारे की पावर 3 आ गई, तो ये r क्यूब के बराबर है। इसलिए r बराबर आ गया हमारे पास 7 गुणा में 3 बराबर कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। ये मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आधार व्यास 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर वाले धातु के एक ठोस बेलन को पिघलाकर समान माप के 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं। प्रत्येक गोले का व्यास है। अब हमें प्रत्येक गोले का व्यास ज्ञात करना है, और हमें बेलन को पिघला करके ठोस 12 गोले बनाने हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ 12 गोलों का आयतन बराबर है बेलन के आयतन। तो इन दोनों के आयतनों को बराबर रख करके हम गोले का व्यास ज्ञात करते हैं। तो 12 गुणा में गोले का आयतन बराबर है बेलन का आयतन, यानी इन दोनों का आयतन बराबर है। 12 गुणा में गोले का आयतन के लिए हम गोले की त्रिज्या r मान लेते हैं। तो हमारे पास गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। और इसी प्रकार बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पे हम पाई और बेलन की त्रिज्या हम r1 मान लेते हैं, तो r1 स्क्वायर गुणा में हमारे पास h हो गया। तो अब हम इसको हल करते हैं। पाई से पाई कट गया, और 12 को 3 से काटेंगे तो 4 पे कट गया। तो ये हमारे पास 4 गुणा में 4 गुणा में r क्यूब आ गया, बराबर हमारे पास r1 स्क्वायर। तो बेलन की त्रिज्या है, तो आधार का व्यास हमारे पास 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो त्रिज्या हमारे पास क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो 1 गुणा में 1 हो गया, और गुणा में h, तो बेलन की ऊंचाई हमारे पास 16 सेंटीमीटर, तो गुणा में 16 हो गया। तो r क्यूब बराबर 1 गुणा में 1 गुणा में 16, इसको 16 के बराबर हो गया, और बटे हमारे पास क्या आएगा? 4 गुणा में 4 आएगा। तो 16 को 4 से काटेंगे 4 पे कट गया, और 4 को 4 से काटेंगे तो ये 1 पे कट गया। r क्यूब बराबर हमारे पास 1 आ गया।
तो r बराबर आ गया हमारे पास 1 को हम 1 का क्यूब लिखेंगे। 1 का क्यूब बराबर 1 होता है, इसलिए हमारे पास r का मान आ गया 1। हमें चाहिए गोले का व्यास, तो गोले का व्यास, तो गोले का व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। तो हमारे पास 2 गुणा में r का मान 1 सेंटीमीटर आया था, ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, तो इसलिए यहाँ से 1 से गुणा कर देंगे तो 2 गुणा में 1 कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार गोले का व्यास 2 सेंटीमीटर आया है। ये मान ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक ही आधार त्रिज्या r वाले 2 ठोस अर्धगोलों को उनके आधारों के अनुदिश जोड़ दिया जाता है, तब नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। हमारे पास 2 ठोस अर्धगोले दिए गए हैं, उनको आधारों के अनुदिश जोड़ना है। उसके बाद जो नया ठोस बनेगा उसका हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम इस प्रकार सॉल्व करते हैं। इस प्रकार हमारे पास ये 2 अर्धगोले दिए गए हैं, इसकी त्रिज्या भी यहाँ से लेकर यहाँ तक r है और इसकी त्रिज्या भी क्या है, r है। तो ये दोनों हमारे पास अर्धगोले हैं। अब हम इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इस प्रकार हमारे पास ये एक पूरा गोला बन जाएगा जिसकी त्रिज्या r होगी। इस नए ठोस का जो हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो इन दोनों अर्धगोलों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग होगा। तो इस प्रकार इस नए ठोस यानी गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो इन दोनों अर्धगोलों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो 2 गुणा में 1 हमारे पास अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार हमारे पास 2 अर्धगोलों का चाहिए तो हमने 2 से गुणा कर दी, तो ये आ गया हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर आ गया। और ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये पूरे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो इस प्रकार नए ठोस का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है वो 4 पाई r स्क्वायर आया है। ये मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले एक बेलन को उसी ऊंचाई और त्रिज्या वाले बेलन के ऊपर रख दिया जाता है। इस प्रकार बने आकार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब हमें एक ही आकार के 2 बेलन लेने हैं और उन दोनों बेलनों को एक के ऊपर दूसरे को रखना है। तो उसके बाद जो आकार आएगा यानी वो बेलन ही आएगा, उसका हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। ये हमारे पास समान आकार के 2 बेलन हैं जिनकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या भी r है और इसकी ऊंचाई h है, इसकी भी ऊंचाई h है और इसकी त्रिज्या भी r है। अब हम एक बेलन को दूसरे के ऊपर रखेंगे। जब हमने इस बेलन को इस बेलन के ऊपर रखा तो इस प्रकार का हमारे पास बेलन मिलेगा। ये जो नया बेलन आया है इसकी त्रिज्या भी अब क्या रहेगी, r ही रहेगी, क्योंकि ये एक ही साइज़ के 2 बेलन एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। अब हम इस नए बेलन की ऊंचाई देखते हैं कितनी होगी। तो इसकी ऊंचाई जो है वो हमारे पास h है और इसकी ऊंचाई भी क्या है, हमारे पास h है। तो इन दोनों बेलनों की ऊंचाई h है। तो ये जो नया बेलन आया है इसकी ऊंचाई हमारे पास h जमा h कितनी हो जाएगी, 2h हो जाएगी। अब हमारे पास जो नया आकार बना है बेलन का उसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई उसकी क्या है, h है। तो इस प्रकार बने आकार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो नए बने आकार यानी जो बेलन बना है का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r स्क्वायर प्लस में 2 पाई RH होता है। तो हमारे पास r तो हमारे पास दी गई थी, तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें 2 पाई r स्क्वायर यानी इन दोनों आधारों का जो क्षेत्रफल है इसका पाई r स्क्वायर और इसका पाई r स्क्वायर ये हमने जोड़ दिया, तो ये 2 पाई r स्क्वायर हो गया। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH होता है। तो 2 पाई r हमारे पास r है और h की जगह हमारे पास क्या है, 2h, यानी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 2h है। तो h की जगह हम यहाँ पे 2h लिखेंगे। अब हम इसको हल करते हैं। 2 पाई r स्क्वायर
2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारे पास 4 पाई आर एच हो गया। तो इस प्रकार अब हम इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर और ब्रैकेट में यहाँ पे आर बच गया और इधर हमारे पास 2h रह गया। तो इस प्रकार इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस 2h आया है। ये मान ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है। हमें दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया गया है और हमें उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम दिए गए आयतनों से हम पहले इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम इन दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि पहले गोले की त्रिज्या r1 है और दूसरे गोले की त्रिज्या r2 है। तो दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात हमारे पास 64:27 है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, 64/27 लिखेंगे। अब हमने पहले गोले की त्रिज्या r1 मानी है तो उसका आयतन होगा 4/3 पाई r1 क्यूब होगा और दूसरे गोले की हमने त्रिज्या r2 मानी है तो उसके आयतन का सूत्र होगा 4/3 पाई r2 का क्यूब होगा और ये बराबर है हमारे पास 64/27 के। अब 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब हम r1 क्यूब बाई r2 क्यूब को हम इस प्रकार लिखेंगे, r1 बाई r2 का होल क्यूब लिखेंगे। अब ये देखिए 64 जो है वो 4 का क्यूब है और जो 27 है वो 3 का क्यूब है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, 4/3 सारे का क्यूब लिखेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर अब r1 बाई r2 का क्यूब बराबर है 4/3 का क्यूब है। इस प्रकार हमारे पास r1 बाई r2 है वो बराबर आ गया हमारे पास किसके, 4/3 के आ गया। अब हमने दोनों गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कर लिया। अब हम इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करते हैं। दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो गोलों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो पहले गोले की त्रिज्या हमने r1 मानी है, इसका सूत्र हो जाएगा 4 पाई r1 का स्क्वायर हो जाएगा और दूसरे गोले की त्रिज्या हमने r2 मानी है तो इसका सूत्र हो जाएगा 4 पाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया और ये हमारे पास आ गया r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर आ गया। तो इसको हम r1 बाई r2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें r1 बाई r2 का मान मालूम है 4/3 है। अब यहाँ पे r1 बाई r2 का मान रख देते हैं तो 4/3 सारे का स्क्वायर हो गया। तो इसको हल करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 16 हो गया और 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो गया। इस प्रकार दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 आया है। ये मान ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है त्रिज्या r सेंटीमीटर और ऊंचाई h सेंटीमीटर, h है ग्रेटर देन 2r यानी व्यास से बड़ा है, वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के ठीक समावेशित होने वाले गोले का व्यास है। अब हमारे पास एक लंबवृत्तीय बेलन में एक गोला आ सके उसका हमने व्यास ज्ञात करना है। तो हमारे पास बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई उसकी h दी गई है। ये हमारे पास एक बेलन दिया गया है, इसकी आधार की त्रिज्या r सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वो h सेंटीमीटर दे रखी है। जो h है वो आधार व्यास है जो 2r है उससे बड़ी है, यानी h क्या है, ग्रेटर देन है 2r। अब हमने इसके अंदर एक गोला आए उसका हमने व्यास ज्ञात करना है। ये इसके अंदर बेलन के अंदर एक गोला आ गया। ये जो गोले का जो व्यास है वो बेलन के व्यास के बराबर है। इस प्रकार इस गोले का जो व्यास है वो बेलन के आधार व्यास के बराबर है। तो गोले का व्यास बराबर आया है बेलन के आधार के व्यास के बराबर आया है।
तो जब आधार की त्रिज्या हमारे पास r सेंटीमीटर है तो हमारे पास जो गोले का व्यास हो जाएगा वो 2 गुणा में r यानी 2r सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार गोले का जो व्यास है वो 2r सेंटीमीटर है। ये मान ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है एक 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धातु के गोले को पिघलाकर उसे अनेक छोटे शंकुओं के रूप में ढाला जाता है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। इस प्रकार बनाए गए शंकुओं की संख्या होगी। इस एक गोले के आयतन को हम एक शंकु के आयतन से भाग दे देंगे तो जो इस ठोस गोले को पिघला करके जो शंकु बनेंगे उनकी हमें शंकुओं की संख्या मालूम हो जाएगी। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। शंकुओं की संख्या बराबर है गोले का आयतन बटे में एक शंकु का आयतन। तो हमारे पास गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r³ होता है। गोले की जो त्रिज्या है वो r1 मान लेते हैं तो ये r1³ हो गया। और एक शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r² h होता है। तो इसकी त्रिज्या हम r2 मान लेते हैं तो ये r2 का स्क्वायर h हो गया। अब ये 3 से 3 कट गया और पाई से पाई कट गया। अब हम r1, r2 और h का मान इसमें रख देते हैं। तो देखिए हमारे पास 4 गुणा में r1 क्या है, गोले की त्रिज्या है जो हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर दी गई है। तो ये r1 का क्यूब है तो इसको हम 3 बार गुणा करनी है और इसका हम दशमलव हटा देते हैं। तो ये 105 गुणा में 105 गुणा में 105 हो गया और बटे में इसका दशमलव हटाया था तो वो 10 आ गया। इसका दशमलव हटाने पर ये 10 आ गया और इसका दशमलव हटाने पर ये भी 10 आ गया। अब यहाँ पे क्या है r2 का स्क्वायर यानी r2 क्या है, शंकु की त्रिज्या है वो 3.5 है। तो वो हमने r2 का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखना है। तो 3.5 को भी हम दशमलव हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा 35 गुणा में 35 और इसका दशमलव हटाए तो गुणा में ऊपर 10 जाएगा और ये भी 10 जाएगा। और ये शंकु की ऊंचाई है जो 3 सेंटीमीटर दी गई है, इसको हमने यहाँ पे लिख देंगे। तो अब एक 10 से एक 10 कट गया और इस 10 से ये 10 कट गया। 35 को हम काटेंगे तो 5 साते 35 और 105 को हम 7 से काटेंगे तो 15 साते 105 होता है। तो हमारे पास ये कट गया और 15 को हम 5 से काटेंगे तो 3 पे कट गया और 3 से ये 3 कट गया। अब हम इसको हल करते हैं तो 7 5 35 और 15 साते 105। अब हमारे पास ये 5 से काट दो 5 3 15 हो गया। 4 को 2 से काटेंगे 2 पे कट गया और 10 को तो 5 दूनी 10 हो गया और 5 से हम 105 को काटेंगे तो ये 21 पे कट गया। तो 2 गुणा में अब यहाँ पे हमारे पास 2 गुणा में 3 गुणा में 21 आ गया। तो अब हम इसकी गुणा करते हैं। 2 की 3 से करेंगे 6, 6 के 21 से करेंगे तो हमारे पास 126 आएगा। इस प्रकार इस गोले को पिघला करके इस त्रिज्या और इस ऊंचाई के जो शंकु बनाएंगे उनकी संख्या 126 आई है। ये मान ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है एक बेलनाकार बर्तन जिसकी तली में अर्धगोला भाग आकृति में दर्शाए गए अनुसार ऊपर की ओर उठा हुआ है की धारिता है। ये हमारे पास एक बेलनाकार है और ये इसकी तली में एक अर्धगोलाकार ऊपर की ओर उठा हुआ है, यानी ये नीचे से क्या है, यहाँ से खाली है। तो अब इस बर्तन की हमने धारिता ज्ञात करनी है। तो बर्तन की धारिता बराबर होगी बेलन के आयतन में से हम अर्धगोले का आयतन घटा देते हैं। तो इस प्रकार बेलन के आयतन में से अर्धगोले का आयतन घटा देंगे तो हमें बर्तन की धारिता मालूम हो जाएगी। क्योंकि ये जो नीचे का हिस्सा जो है वो अर्धगोलाकार क्या है, खाली है, यानी ऊपर की ओर उठा हुआ है। तो इसका अर्थ ये है कि ये नीचे से खाली है। तो बेलन के आयतन में से अर्धगोले का आयतन जब हम घटाएंगे तो हमें बर्तन की धारिता मालूम हो जाएगी। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r² h होता है। यहाँ पे आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई इसकी h है। अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई r³ होता है। तो r यहाँ पे आ रही है तो ये पाई r³
क्यूब हो गया। यहाँ से हमारे पास पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे h रह गया माइनस 2/3 r रह गया। अब यहाँ पे हम 3 एलसीएम ले लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर 3 हमारे पास एलसीएम आ गया, तो ये 3 और 3 को हम बाहर ले आते हैं, तो ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में 3h माइनस 2r हो गया। इस प्रकार बर्तन की जो धारिता आई है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में 3h माइनस 2r आई है। ये मान ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है एक 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर किनारों वाले धातु के 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। इस प्रकार बने बड़े घन का किनारा है। तो हमारे पास छोटे घन के किनारे दिए गए हैं, एक के 3 सेंटीमीटर, एक का 4 सेंटीमीटर और एक का हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया है। इन तीनों ठोस घनों को पिघला करके हमें एक बड़े घन बनाना है और उसका हमने किनारा ज्ञात करना है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बड़े घन का जो आयतन है वो इन 3 ठोस घनों के आयतनों के बराबर है। बड़े घन का आयतन बराबर 3 ठोस घनों के आयतन को बराबर रख करके हम बड़े घन का किनारा ज्ञात करते हैं। तो बड़े घन का आयतन बराबर होगा तीनों ठोस घनों का आयतन। तो घन का आयतन होता है भुजा या किनारे का क्यूब होता है। तो हम मान लेते हैं कि बड़े घन का जो किनारा है वो कैपिटल ए है। तो इस प्रकार इस बड़े घन का आयतन होगा ए क्यूब हो जाएगा। और अब तीनों ठोस घनों का आयतन यानी इनके तीनों के जो किनारे दिए गए हैं, पहले का हमारे पास 3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो पहले घन का आयतन हो जाएगा 3 का क्यूब और दूसरे का हो जाएगा 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये 4 का क्यूब हो जाएगा। और तीसरे का हमारे पास 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये 5 का क्यूब हो जाएगा। तो इस प्रकार ए क्यूब बराबर आएगा 3 का क्यूब जमा में 4 का क्यूब जमा में 5 का क्यूब आएगा। तो 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है, 4 का क्यूब हमारे पास 64 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है। इन तीनों को जोड़ने से हमें 216 मिला है। तो अब हम ए क्यूब बराबर हमारे पास 216 आ गया और जो 216 है वो 6 का क्यूब होता है। तो इस प्रकार ए क्यूब बराबर है 6 का क्यूब है। तो इस प्रकार ए बराबर हमारे पास कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार जो बड़ा घन बना है इन 3 ठोस घनों को पिघलाने से जो बड़ा घन बना है उसके किनारे की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर आई है। ये ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है भुजा ए वाले घनाकार बक्से के अंदर एक ठोस गेंद पूर्णतः ठीक ठीक रखी जा सकती है। गेंद का आयतन है। हमें गेंद का आयतन ज्ञात करना है जो घनाकार बक्से में पूर्णतः ठीक ठीक रखी जा सकती है। तो आइए अब हम इसको इस प्रकार हल करेंगे। तो ये हमारे पास एक घन है। अब इस घन के अंदर हमने एक गेंद रखनी है। तो गेंद क्या होती है, गोले के आकार की होती है, तो वो इस प्रकार रखी जाएगी इसमें। तो ये गेंद इसके अंदर इस प्रकार आ जाएगी। अब ये देखिए ये जो गेंद का जो व्यास है वो क्या किसके बराबर होगा, ये गेंद क्या है गोले के आकार की है। तो जो इसका व्यास है वो घन के किनारे यानी घन के भुजा के बराबर है। जो भुजा हमारे पास कितनी दे रखी है, घन की भुजा हमारे पास ए दे रखी है। इस प्रकार इस गेंद का जो व्यास है वो ए के बराबर होगा। तो यहाँ से जब हमें गेंद का व्यास मालूम हो गया तो हम गेंद का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो गेंद का व्यास बराबर है घन की भुजा। तो घन की भुजा हमारे पास ए है। गेंद की त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो इस प्रकार ये a/2 हो गई। तब हमें गेंद की त्रिज्या मालूम है तो हम गेंद का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो गेंद क्या है, गोले के आकार की है। तो गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आर हमारे पास a/2 है, वो हम यहाँ पे रख देते हैं। तो 4/3 पाई a/2 सारे के क्यूब हो गया। तो a/2 का क्यूब हो गया यहाँ पे। अब हम इसको हल करते हैं। तो हमारे पास 4/3 पाई
a का क्यूब और डिवाइड में हमारे पास 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ गया। तो 8 को हम 4 से काटेंगे तो ये 2 पे कट गया। ये हमारे पास पाई a क्यूब डिवाइड में 6 आ गया। इस प्रकार गेंद का आयतन पाई a क्यूब बाई 6 है। ये मान ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है व्यास 7 मीटर वाला और 20 सेंटीमीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी के समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणा में 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई है। हमें चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चबूतरे के जो इस आकार में फैलाया गया है और हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ये चबूतरा एक घनाभाकार हो जाएगा और इस चबूतरे की जो मिट्टी है उसका आयतन कुएं से निकाली गई मिट्टी के आयतन के बराबर है। तो इस प्रकार चबूतरे का आयतन बराबर है कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। तो इसको हम बराबर रख करके हम चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो चबूतरे का आयतन बराबर होगा बेलनाकार कुएं में से निकाली गई मिट्टी का आयतन। तो हमारे पास चबूतरे के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई होता है, यानी L गुणा B गुणा H होता है। और बेलनाकार कुआं है तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई R होता है। अब हम यहाँ पे मान रख देते हैं। तो हमें चबूतरे की जो लंबाई और चौड़ाई तो हमें दी गई है और ऊंचाई जो H है वो हमें ज्ञात करनी है, इसलिए हमने ऊंचाई को यहाँ पे H माना है। तो लंबाई हमारे पास 22 मीटर है तो वो हम यहाँ पे रख देते हैं 22 गुणा में चौड़ाई हमारे पास 14 मीटर है तो गुणा में 14 और गुणा में ऊंचाई हमारे पास H है जो हमें ज्ञात करनी है। और पाई का मान 22/7 गुणा में कुएं के आधार की त्रिज्या R। तो हमारे पास कुएं का व्यास दिया गया है 7 मीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी होती है तो ये 7/2 हो गया। तो 7/2 गुणा में 7/2 2 बार लिखना है क्योंकि R² है। और गुणा में कुएं की ऊंचाई जो 20 मीटर गहरा है तो गहराई और ऊंचाई यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे गुणा में 20 लिख देंगे। अब हम इसको हल करते हैं। तो 7 से 7 कट गया और 2 से 20 को काटेंगे 10 कट गया और 2 से हम 22 को काटेंगे तो ये 11 पे कट गया। अब हमारे पास यहाँ पे आएगा H बराबर, यहाँ पे हमारे पास 11 गुणा में 7 गुणा में 10 और बटे में हमारे पास 22 और 14 आ जाएगा। तो 22 गुणा में 14 आ गया। तो 14 को 7 से काटेंगे तो ये 2 पे कट गया और 11 से हम 22 को काटेंगे तो ये 2 पे कट गया। तो अब हम 10 को 2 से काटेंगे तो ये 5 पे कट गया। अब हमारे पास जो H का मान आया है वो 5/2 आया है तो ये कितना हो गया, 2.5 मीटर हो गया। इस प्रकार चबूतरे की जो ऊंचाई H है वो हमारे पास 2.5 मीटर आई है। ये मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणा में 10 सेंटीमीटर गुणा में 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। अब हमें एक घनाभ बनाना है और वो चांदी के सिक्कों को पिघला करके बनाना है। तो चांदी के जो सिक्के होते हैं, क्योंकि इसके वृत्ताकार भाग का व्यास दिया गया है और इसकी मोटाई दे रखी है, इसलिए सिक्के क्या होते हैं, बेलनाकार होते हैं। अब हमने इन सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सिक्कों की संख्या क्या होगी, घनाभ के आयतन को हम एक चांदी के सिक्के के आयतन से भाग दे देंगे तो हमें सिक्कों की संख्या मालूम हो जाएगी। आइए अब हम इनको हल करते हैं। तो सिक्कों की संख्या बराबर होगी घनाभ का आयतन बटे में एक बेलनाकार सिक्के का आयतन। तो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है L गुणा B गुणा H होता है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। और जो सिक्का क्या है वो बेलनाकार है, तो बेलन का जो आयतन का सूत्र होता है वो पाई R² H होता है। इसमें भी H हमने ऊंचाई ले ली तो इसमें हमने H1 ले लेते हैं। तो इस प्रकार बेलनाकार सिक्के का आयतन पाई R² H1 हो जाएगा। बेलनाकार सिक्के की जो आधार की त्रिज्या R है
वो हमें यहाँ पे व्यास दिया गया है 1.75 सेंटीमीटर। तो हमारे पास r बराबर हो जाएगा 1.75 को हम 2 से भाग दे देते हैं। तो व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। अब हम इसको हम यहाँ पे हल करते हैं, ये दशमलव अब हम हटा देते हैं। तो ये 175 बटे 2 गुणा में 100 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो ये तो क्या है, बेलनाकार सिक्के के आधार की त्रिज्या आ गई। तो अब इसकी जो ऊंचाई है जिसको हमने h1 माना है वो 2 mm दे रखा है, और हमें बाकी सारी जो विमाएँ हैं वो सेंटीमीटर में दी गई हैं। तो इसके लिए हमें इस mm को भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ये आपने ध्यान रखना है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो हम 2 mm को यानी 2 को हम 10 से भाग दे देंगे। इस प्रकार सिक्के की जो ऊंचाई है 2/10 कर देंगे तो हमें ये सेंटीमीटर में मालूम हो जाएगी। इस प्रकार सिक्के की जो ऊंचाई है 2/10 सेंटीमीटर है। अब ये सारे मान हम इसमें रख देते हैं। L का मान हमारे पास 5.5 दिया गया है, 5.5 गुणा में B का मान हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, और गुणा में H का मान है जो 3.5 है। तो ये हमने घनाभ का लिख लिया। अब पाई का मान हमारे पास 22/7 है, और r स्क्वायर यानी r का मान हमारे पास कितना है, 175/200 है, वो हम यहाँ पे रखते हैं। 175/200 गुणा में 175/200, इसको हमने 2 बार लिखना है क्योंकि r स्क्वायर है, और h1 क्या है, सिक्के की ऊंचाई है वो 2/10 है। अब हम इनके दशमलव हटा देते हैं और इसको हल करते हैं। तो ये इस प्रकार होगा। तो 5.5 है वो कितना हो जाएगा, 55/10 हो जाएगा, गुणा में ये हमारे पास 10 है, गुणा में 3.5 का भी दशमलव हटाएंगे तो ये 35/10 आ जाएगा, गुणा में। अब ये सारे मान हैं वो नीचे रहेंगे। अब ये सारी संख्याएं पलट जाएंगी, तो ये जो हर में जो मान दिए गए हैं वो ऊपर अंश में चले जाएंगे। तो ये हमारे पास गुणा में 7, 200 गुणा में 200, 200 गुणा में 200, और गुणा में हमारे पास क्या है, 10 है, और नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा, 22 गुणा में 175 गुणा में 175, और गुणा में 2 रह गया। अब हम इनको हल करते हैं तो 10 से 10 कट गया, और इस 10 से ये 10 कट गया, और 2 से हम 200 को काटेंगे तो ये 100 पे कट गया। अब हमारे पास 11 से काटते हैं तो 11 दूना 22, और 11 पंजे 55 होता है, तो ये दोनों कट गए। और इस 2 से हम इस 200 को काटते हैं तो ये 100 पे कट गया। 175 और 100 को काटते हैं तो 25 साते 175 होता है, तो 25 चौके 100 होता है। 25 साते 175 और 25 चौके 100, ये दोनों कट गए। अब हमारे पास 7 से ये 7 कट गया, और 7 से हम 35 को काटेंगे तो ये 5 पे कट गया। तो ये हमारे पास आ गया 5 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 4 आ गया। अब हम इनकी गुणा करते हैं। 5 की 5 से गुणा करेंगे 25, 25 की 4 से करेंगे 100, 100 की 4 से करेंगे तो हमारे पास है 400 आ गए। इस प्रकार कुल सिक्के हमारे पास कितने आए हैं, 400 आए हैं, जिनसे इस माप का हम घनाभ बना सकते हैं। और ये मान ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघला करके एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या है। अब हमने गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है जब 3 ठोस गोलों को पिघला करके हमें एक बड़ा गोला बनाना है। तो इस प्रकार तीनों ठोस गोलों का आयतन बराबर होगा, बड़े ठोस गोले के आयतन के बराबर होगा। तो उससे हम दोनों के आयतनों का हम बराबर रख करके गोले की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम गोले की त्रिज्या ज्ञात करते हैं। बड़े गोले का आयतन बराबर होगा तीनों ठोस गोलों के आयतन के बराबर होगा। तब बड़े गोले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर मान लेते हैं। तो इसका जो आयतन होगा उसका सूत्र ये बनेगा 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब हो जाए। बड़े गोले की जो त्रिज्या है वो हमने कैपिटल आर मान ली है। तो इस प्रकार 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। अब हम तीनों ठोस गोलों का आयतन लिखते हैं। तो पहले का 4/3 पाई आर क्यूब, तो पहले की जो त्रिज्या कितनी 6 है, तो ये हमारे पास गुणा में 6 का क्यूब हो गया, प्लस 4/3 पाई। अब दूसरे गोले की त्रिज्या 8 है तो हमारे पास ये गुणा में 8 का क्यूब हो गया, प्लस 4/3 पाई। और तीसरे गोले की जो त्रिज्या 10 है तो वो गुणा में 10 का क्यूब हो गया।
4/3 पाई जो है वो सभी में कॉमन आ रहा है, वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो 4/3 पाई कॉमन आ गया और अंदर रहेगा हमारे पास 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस हमारे पास 10 का क्यूब रह गया। तो बराबर हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब है। तो 4/3 से 4/3 कट गया और पाई से पाई कट गया। तो आर क्यूब बराबर हमारे पास आ जाएगा 6 का जो क्यूब होता है वो हमारे पास 216 होता है और 8 का क्यूब 512 होता है। 10 का क्यूब हमारे पास 1000 होता है। इन सभी क्यूब के मान लिख लिए। अब हम इनको जोड़ते हैं। 216 में हम 512 जोड़ेंगे तो हमारे पास ये 728 आ जाएगा और 1000 जोड़ेंगे तो ये 1728 आ गया। इस प्रकार आर क्यूब बराबर 1728 है। तो अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आर क्यूब बराबर 1728 जो है वो 12 का क्यूब होता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 12 का क्यूब लिखेंगे। तो अब आर क्यूब बराबर हमारे पास 12 का क्यूब है। तो आर बराबर हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार गोले की जो त्रिज्या आई है वो 12 सेंटीमीटर आई है। ये मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई है। अब हमें गोले को पिघला करके एक बेलन बनाना है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दे रखी है और उसकी हमने ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार बेलन का आयतन है वो गोले के आयतन के बराबर होगा और अब हम इन दोनों का आयतन बराबर रख करके हम बेलन की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि बेलन की ऊंचाई h है और त्रिज्या हमें दे रखी है। अब हम इसको हल करते हैं। तो बेलन का आयतन बराबर है गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हम गोले की त्रिज्या है वो r1 मान लेते हैं। तो ये r1 क्यूब हो गया। अब हम इसको हल करते हैं। तो पाई आर स्क्वायर यानी जो बेलन की त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये गुणा में 6 हो गया, गुणा में h यानी बेलन की ऊंचाई हमने h मानी है यहाँ पे, तो h रख लेंगे। तो बराबर 4/3 पाई गुणा में r1 क्या है, गोले की त्रिज्या है जो हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इस r1 क्यूब है तो इसको हमने 3 बार लिखना है। इनको आगे हल करते हैं। तो ये पाई से पाई कट गया। तो ये हमारे पास 6 गुणा में h बराबर हमारे पास क्या है 4/3। अब हम इनका दशमलव हटा देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 42/10 हो गया और गुणा में ये भी क्या हो जाएगा 42/10 हो गया और गुणा में ये भी क्या है 42/10 हो गया। 6 गुणा में 6 है, इनको हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो h बराबर हमारे पास हो जाएगा 4/3 गुणा में 42 गुणा में 42 गुणा में 42 बटे में हमारे पास 10 गुणा में 10 गुणा में और गुणा में हमारे पास क्या 6 गुणा में 6 है। तो ये यहाँ पे आ गया। अब हम इनको हल करते हैं। तो 42 को हम 6 से काटते हैं तो ये 7 पे कट गया। इस 42 को 6 से काटेंगे तो ये भी 7 पे कट गया। काटेंगे तो 14 तो ये 42 होता है। तो ये हमारे पास आ गया 4 गुणा में 14 गुणा में 7 गुणा में 7 आ गया और बटे में हमारे पास क्या है 10 गुणा में 10 गुणा में 10 है। तो 10 की 10 से गुणा करेंगे 100 और 100 की 10 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 1000 आ गया। अब हम इनके गुणा करेंगे तो हमें 2744 मिलेगा और बटे में हमारे पास 1000 है। तो अब हम इनका दशमलव लगा देते हैं। तो ये आ गया 2.744 सेंटीमीटर आ गया। इस प्रकार इस बेलन की जो ऊंचाई आई है वो 2.744 सेंटीमीटर आई है। ये मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस प्रकार बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब हमारे पास एक अर्धगोला दिया गया है, उसके ऊपर हमने एक खोखला बेलन अध्यारोपित यानी उसके ऊपर रखना है। इस प्रकार जो बर्तन बनेगा
उसका हमने आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये हमारे पास एक अर्धगोला है। इस अर्धगोले के ऊपर एक खोखला बेलन रखा गया है। तो अर्धगोले के ऊपर ये बेलन रख दिया गया है। तो अर्धगोले का व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, r बराबर हमारे पास है 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो यही त्रिज्या क्या होगी, बेलन के आधार की त्रिज्या होगी, क्योंकि ये दोनों के आधार क्या हैं, बराबर हैं। और अब हमारे पास बर्तन की जो कुल ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये बर्तन की कुल ऊंचाई है, ये हमारे पास 13 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, अर्धगोले की ऊंचाई है, जो किसके बराबर होती है, त्रिज्या के बराबर होती है। तो ये ऊंचाई जो है वो हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार जो ये बेलनाकार भाग है इसकी जो ऊंचाई वो कितनी हो जाएगी, तो कुल ऊंचाई बर्तन की 13 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास कितने 6 सेंटीमीटर रह जाएगी। इस प्रकार बेलन की ऊंचाई जो h है इसका मान 6 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या दोनों की क्या है, समान है। अब हम इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बर्तन का जो आंतरिक यानी अंदर वाले भाग का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे, हमें इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr(h) होता है, 2πr(h). अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr² होता है। क्योंकि अब हमने यहाँ पे दोनों की r बराबर रखी है, क्योंकि दोनों आधार की त्रिज्याएं हैं वो बराबर हैं, इसलिए हमने यहाँ पे r लिया है। अब इसमें से हम 2πr कॉमन ले लेते हैं, 2πr और यहाँ रह गया h और यहाँ रह गया हमारे पास r। अब हम ये सारे मान इसमें रख देते हैं। तो देखिए 2 गुणा में 22/7 गुणा में r हमारे पास क्या है 7 है, और गुणा में h जो ऊंचाई है किसकी, बेलन की ऊंचाई हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, और जमा में आधार की त्रिज्या r जो है वो भी 7 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ पे रख दिया, 7 को हम 7 से काट देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 2 गुणा में 22, 2 गुणा में 22 गुणा में 6 में 7 जोड़ देंगे तो हमारे पास 13 आ गया। अब हम इनकी गुणा करते हैं तो हमें 572 मिलेगा। इस प्रकार बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है वो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ये मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs को सॉल्व किया। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए सभी MCQs आपको समझ में आए हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।